मेरा नाम सूरज कौशिक है और मुझे बेहद प्रसन्नता होगी ये जानकर अगर आप सभी का जीवन सुखमय में बीत रहा हो। आज का समय 30 अप्रैल 2026 और आज के दिन सूरज का नामो निशान नहीं है। आसमां को बादलों ने घेरा हुआ है। खैर, इन सभी बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रेम या मोहब्बत कह लीजिए, लव, उल्फत, इश्क, कुछ भी कह लीजिए, जो कि बिलोंग करता है हमारी बुक पीस बियॉन्ड बीइंग से, जो कि मैंने लिखी है, जिसमें कि पूरे 6 अध्याय हैं। 6 में से 4 मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, आप लोग जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। और आज की ये वीडियो हमारी 5th चैप्टर के ऊपर होने वाली है। 5th चैप्टर, जैसे कि मैंने बताया, प्रेम, उसके भी सेकंड पार्ट की मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये सेकंड पार्ट है। तो प्लीज़ पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद यहाँ पे विजिट करें ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। या बट आई कैन समराइज फर्स्ट पार्ट फॉर यू। आई मीन, हमने फर्स्ट पार्ट में समझा था कि कैसे हमें अपना एग्जिस्टेंस फील होने लगता है विद द फीलिंग ऑफ लव के साथ, एंड कैसे हम नेचर से जुड़ पाते हैं। लाइक हमें चीज़ें सुहावनी लगने लगती हैं। वो आई मीन कमल का खिलना, वो प्रकृति, वो सूरज का खिलना, वो चांद का रोशनी देना, सब कुछ हमें कितना अच्छा लगता है विद द फीलिंग ऑफ लव। हम अपना एग्जिस्टेंस फील कर पाते हैं किसके साथ? एज आई सेड, विद द फीलिंग ऑफ लव। बट आज इस वीडियो में पार्ट 2 में हम बिल्कुल उसका उल्टा समझने वाले हैं, बिल्कुल उसका डिफरेंट वर्जन समझने वाले हैं कि क्या हो जब वो फीलिंग ऑफ लव हमसे दूर चले जाए, एकदम से डिसअपियर हो जाए, तब कैसे हमें वही सेम चीज़ें कैसी दिखाई पड़ती हैं। लाइक अच्छी चीज़ें भी हमें कितनी अजीब दिखाई पड़ती हैं, कितनी मतलब वियर्ड लगती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि मैं क्या एक्सप्रेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो में 5वीं पंक्ति तक चैप्टर को समझाया था, बट अभी मैं चाहता हूँ कि मैं 5वीं पंक्ति फिर से एक बार रिपीट करूँ ताकि हम थोड़ा फ्लो में आ जाएं और चीज़ें थोड़ा और बेहतर तरीके से आगे बढ़े। तो 5वीं पंक्ति कुछ यूँ थी, मगर क्या हो जब वो एहसास ही मुझसे दूर किसी अस्तित्वहीन दुनिया में चला जाए, तब यह जहान मेरे लिए कुछ मुरझा सा जाता है। व्याख्या। अब तक पिछली पंक्तियों में कवि ने उस एहसास के होने के बाद के अनुभव के बारे में उच्चारण किया है, परंतु अब वो कहते हैं कि क्या हो अगर वह एहसास ही मुझसे दूर किसी न होने वाली दुनिया में चला जाए। तब वे कहते हैं कि उस क्षण यह संसार मेरे लिए कुछ मुरझा सा जाता है। तो अब नई पंक्तियों के साथ, छठी पंक्ति के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। उस एहसास के खो जाने के बाद कवि पंक्तियों को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि वो कमल खिलता तो फिर भी है, मगर इस बार कुछ खास जचता नहीं मेरी इन नज़रों में। वो मिट्टी भीग तो इस बार भी जाती है, मगर इस बार मानो मेरी आंखें भिगा रही हो वो मिट्टी की खुशबू। वो चांद रोशनी तो मुकम्मल दे ही देता है, मगर इस बार वो रोशनी जैसे पहुंच नहीं पा रही हो मुझ तक। वो सूरज चमक तो आज भी बेहतरीन दे रहा है, मगर मुझे इस बार मानो जला सी रही हो वो तपिश उसकी। वो बादल तो दोबारा भी गरजते हैं, मगर इस बार मानो रो से रहे हो वो बेचारे। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि उस एहसास के चले जाने के बाद के पल के बारे में व्यक्त कर रहे हैं। वह कहते हैं कि जो खिलता कमल उन्हें बहुत प्रिय लग रहा था, अब वह कुछ खास नहीं लगता उनको। जो मिट्टी भीग कर खुशबू देती थी, आज वह कवि की आंखें भिगा देती है, और वह कवि को दिल से पसंद आने वाली चांद की रोशनी मानो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, और सूरज की तपिश मानो कवि का शरीर जला रही हो। वह गरजते बादल जैसे रोते हुए प्रतीत होते हैं। कुछ इसी तरह कवि उस एहसास के चले जाने के बाद प्रकृति को देखने का अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर रहे हैं। 7वीं पंक्ति। वो बर्फ से ढका सफेद पेड़ मानो कुछ कहना चाहता है, पर लगता है अपनी ही बर्फ में दबकर दम तोड़ चुका है वो सूखे पत्ते भी झड़ते हैं, मगर इस बार कोई उन्हें समेटकर जला जाता है। वो आग मुझे भरी सर्दियों में मिल तो जाती है, पर इस बार मानो उसकी गर्माहट मेरा दिल जला रही हो। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि उस बर्फ से ढके सफेद पेड़ का जिक्र करते हैं जो उन्हें बेहद प्रिय लगता था, और लिखते हैं कि वह सफेद पेड़ मानो कुछ अब मुझसे कहना चाहता है, मगर कह पाने में वो असमर्थ है, मानो वो बर्फ के बोझ के कारण अपना दम तोड़ चुका है।
और कवि यह भी कहते हैं कि उन सर्द हवाओं के बीच उन्हें वो आग मिल तो जाती है, मगर इस बार मानो उस आग की वो लपटें उनका हृदय जला रही हो। 8वीं पंक्ति। कत्ल तो इस बार भी मेरी ही नींदों का होता है, पर इस बार नींद खुद का कत्ल कराने में शामिल नहीं हो पाती। दुख में आंसू तो आज भी निकल जाते हैं, मगर इस बार मुस्कान कहीं पीछे ही छूट जाती है। वो दुख के आंसू, खुशी की मुस्कान इस बार एक नहीं हो पाती। व्याख्या। अब कवि कहते हैं कि कत्ल तो मेरी ही नींदों का होता है इस बार भी, लेकिन इस बार नींद खुद का कत्ल कराने में शामिल नहीं होती। इस बात से कवि कहना चाहते हैं कि जब उनके पास वह प्रेम का एहसास था, तब उनकी नींदें उड़ती रहती थी, परंतु उस समय वह अपनी नींदों को उड़ाकर एक ऐसे सुखद एहसास को महसूस कर पा रहे थे कि उन्हें सोने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। परंतु अब जब वह एहसास नहीं है, तो नींदें तो फिर भी कवि की उड़ जाती हैं, लेकिन इस बार अंतर यह है कि कवि सोना चाहते थे, मगर वह दुखद एहसास उनको सोने नहीं दे रहा था। और लेखक यह भी कहते हैं कि जो एहसास दुख में निकले आंसुओं को और खुशी में निकली मुस्कान को एक कर देने की क्षमता रखता था, अब वह जा चुका है। अब सिर्फ वह दुख के आंसू ही रह जाते हैं। वह खुशी की मुस्कान को, वह एहसास अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाता है। 9वीं पंक्ति। अब सोचता हूँ तो लगता है वो एहसास मानो किसी न होने वाली दुनिया में खो गया है, जो नालायक अब मेरे पास लौटना ही नहीं चाहता। मगर मैं बढ़ चुका था अपने जीवन में आगे, भूलकर उस एहसास को, हालांकि मैं तब खुश था। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि ने निराशाजनक भावनाओं के साथ शब्दों को लाइनों में निखारा है। वह लिखते हैं, अब सोचता हूँ तो लगता है कि जैसे वह एहसास एक ऐसी दुनिया में जाकर छुप गया है जो अस्तित्व में ही नहीं है, और वह एहसास जैसे मेरे पास ही नहीं आना चाहता अब। लेकिन इन सब के बाद अब मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा था, और मैं भूल सा गया था उस एहसास को। मानो मैं मुंह सा छपाने लगा था उस एहसास को याद करने से। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर का मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ, जो कि है पछतावा, रेग्रेट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना।